ये सवाल भी बन सकता है पेपर में कि भैया आप क्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं। कि भैया सिंगल से अगर तुम्हें डबल होता हुआ दिख जाए तो तुम समझ जाना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यहाँ पे। अब पेपर में एक सवाल और आता है, ऐसे ही अभिक्रिया दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया इसमें आप अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ बता दो। तो इसके लिए एक बहुत प्यारी सी मैं आपके सामने ट्रिक लिख देता हूं। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जो आज की क्लास में छूट जाए। तो भाई इस पूरी क्लास को डिटेल में हमारे साथ में रिवाइज करना। तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर हम पेपर की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। अगर आप इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं या आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को हमारे साथ में कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिएगा ध्यान से कि भैया ये जो कोयला है यहां पर जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये क्या है? यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। यहां पे परमाणु विस्फोट देखने को मिल रहा है। हाँ, यही है रासायनिक अभिक्रिया। और आप जहां पर बैठे हो वहां पर लोहा आसपास कहीं दिख रहा होगा, उस पे जंग लग गई, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। कल मम्मी ने दूध आपकी खरीदा था और उस दूध को जब मम्मी ने गर्म नहीं किया तो वो दूध जो है फट गया। बस यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो इनसे कुछ नए पदार्थ बनते हैं। जैसे अगर दूध फटता है तो क्या बनता है? दही बनता है। बस इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसे कैसे लिखेंगे, किस तरीके से हम लोगों को पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, वो सारी चीजों की बात आगे करते हैं। तो भैया आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप इसका जवाब दोगे कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो हैं वो मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैं मैग्नीशियम को, जिसको हम Mg से लिखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएं, ऑक्सीजन के साथ में कराएं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका सूत्र MgO होता है। ठीक। अब इस रिएक्शन को ना हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलित करते हैं। और संतुलित क्यों करते हैं? ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके। तो भाई जरा ध्यान से समझो, मैग्नीशियम इधर मुझे कैसा दिख रहा? एक अकेला दिख रहा, इधर भी अकेला है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो मैग्नीशियम के आगे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो ये रिएक्शन हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। यहाँ पे जो ये Mg है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन है और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, रासायनिक अभिक्रिया तो हम समझ गए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और फिर उससे कुछ नए पदार्थ बनेंगे, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। लेकिन सर ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? भाई देखो ध्यान से समझना, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे जो नए पदार्थ मिलते हैं उनको इस तरीके से समीकरण में लिख देना, बस इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो आसानी से समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कि मन में एक सवाल आपके आ ही रहा हो कि भैया रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो चलो ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे हमारे पास क्या है, Ag यानी कि चांदी, या जिसे हम लोग सिल्वर बोलते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और फिर हमने क्या किया? बच्चों, हमने इसके आगे नाइट्रेट लगा दिया, यानी ये क्या हो गया बताओ? AgNO3। और इसकी रिएक्शन अगर मैं कॉपर के साथ में करा दूं तो क्या बनेगा? Cu और NO3, है ना? यानी क्या बन रहा है? Cu और NO3। और फिर Ag जो है वो बाद में क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज पता चल रही है कि भाई ये जो तीर के इस तरफ वाले लिखे हुए हैं इनका नाम क्या होता है? इनको कहा जाता है अभिकारक। जो तीर के बाईं ओर लिखे होंगे, यानी बाईं ओर क्या लिखा जाएगा? अभिकारक लिखे जाएंगे। जैसे कि AgNO3 और Cu क्या है? ये अभिकारक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। अच्छा, जो पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया के बाद उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बन करके यहां पर तैयार हो रहे हैं इन्हें ही हम सर क्या बोलते हैं? इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं।
और जो ये रिएक्शन कर रहे हैं यानी अभिक्रिया कर रहे हैं, इनका नाम क्या होता है? इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ लिखे जाते हैं। ये बात तो सर आसानी से समझ में आ गई। और जब हम दो उत्पाद या दो अभिकारक लिखते हैं तो इनके बीच में हमेशा हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहां भी देखो प्लस लगा है, यहां भी देखो प्लस लगा है। अब सर मान लीजिए कि दो अभिकारक हैं और वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कोई तीसरा पदार्थ उनके बीच में मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों अभिक्रिया कर पाएं। इसका मतलब उस पदार्थ को कहा जाता होगा उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक क्या है? तो जो दो अभिकारकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे उसे ही कहा जाता है उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में एक रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि भैया क्या होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया? बहुत ध्यान से समझना, पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। सर संयोजन अभिक्रिया, अब मान लीजिए कि हमारे पास दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक मिलकर के क्या हो जाए? एक उत्पाद बना ले। बस इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब जैसे सर इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमें पेपर में लिखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिखा था, क्या कि जो मैग्नीशियम होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाता है। इसके आगे यहां पर ये मुझे दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो मुझे यहां दो लगाना पड़ेगा, तो यहां पर भी मुझे दो लगाना पड़ेगा। यह हमारा हो गया उदाहरण नंबर ए। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन है और इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं तो भाई क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहां पर देखो कार्बन अकेला है, यहां पर भी कार्बन अकेला है, यहां ऑक्सीजन दो है, यहां भी ऑक्सीजन दो है। यानी सर ये अभिक्रिया पहले से बैलेंस है। और ये सवाल भी बन सकता है पेपर में कि भैया अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं? ताकि जो अभिकारक के परमाणु हुए हों, जो अभिकारक के परमाणु हों और जो उत्पाद के परमाणु हों, उनकी संख्या आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? और द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है वो लागू हो जाए। अब मेरी बात फिर से समझना भाई, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? इसका मतलब कि भैया ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। हम उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं बस। इसका मतलब सर समझ गए कि जितना भी द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब इधर जितने परमाणु हैं उनकी संख्या, इधर जितने परमाणु हैं उनकी संख्या आपस में बराबर हो तब। तो सर समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया हमारी समाप्त। अब आती है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया। वेरी सिंपल। अब मान लीजिए कि बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना, मान लीजिए कि हमारे पास एक पदार्थ है और वो पदार्थ कौन सा है? वो है हमारे पास Ag और उसके बाद AgCl। बहुत ध्यान से समझना, कौन सा है भाई? AgCl। ठीक, अब क्या हुआ? ध्यान से समझिए भैया, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जिसे कहा जाता है। अब जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये दो पदार्थों में टूट जाए, अर्थात वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्पाद। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर हो जाए अलग और चांदी क्या हो जाए? क्लोरीन हो जाए अलग। यानी सर हम बहुत अच्छे से सर समझ गए, बहुत अच्छे से सर समझ गए कि सर जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं तो उससे चांदी यानी कि सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। बस इसी अभिक्रिया को ध्यान से देख लो कि एक कोई भी हमारे पास अभिकारक होगा, वो टूट जाएगा कुछ दो उत्पादों में। बस इसी को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। यानी सर समझ गए कि जब कोई भी एक बाहरी पदार्थ या बाहरी प्रभाव के कारण कोई भी पदार्थ जो है वो टूट जाता है और दो या दो से अधिक क्या बना देता है? उत्पादों का निर्माण कर देता है। वो उत्पाद मतलब पदार्थों का निर्माण कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सर बहुत आसान है, लेकिन सर क्या इन अपघटन अभिक्रिया के नाम और भी हो सकते हैं क्या? हाँ, इसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा ही अंतर होता है दोनों में, पर हमारे पेपर के लिए अपघटन ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा? अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? एक कंप्लीट हो गई। लेकिन सर यहां पर मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो किसी बाहरी प्रभाव के कारण जो है वो टूटती है, यहां पर बाहरी प्रभाव कौन सा है? तो यहां पर जो बाहरी प्रभाव है वो है बच्चों क्या? सूर्य का प्रकाश।
यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। इधर सर क्लोरीन मुझे 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे 2 इधर लगाना पड़ेगा, और जब इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ये जो अभिक्रिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, इसे कहा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नोट कर लेना बच्चों, इसे कहा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया प्रकाश अपघटन। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है कैल्शियम और कार्बोनेट। अब क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो अगर हम इसको गर्म कर दें, यानी हम इसको उष्मा दे दें, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। रिएक्शन बैलेंस है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है बच्चों, इसे कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसे कहा जाता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास दिया गया हो H2O यानी कि पानी, और जब हम इसमें देते हैं विद्युत यानी कि बिजली बच्चों, तो ये क्या होता है कि इससे हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। एक रिएक्शन बैलेंस नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन तो हो गए 4, यहां पर भी 2 लगा देंगे। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। यानी सर हम बहुत आसानी से इस बात को समझ गए। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, आप ढूंढते रहेंगे लेक्चर्स यूट्यूब पे, वन शॉट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर कंप्लीट कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं कराऊंगा जो एक्स्ट्रा हो, और एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं कराऊंगा जो आपके सिलेबस के क्या हो जाए, बाहर हो जाए। एक एक चीज आपके सिलेबस की होगी, और कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जो आज की क्लास में छूट जाए। तो भाई इस पूरी क्लास को डिटेल में हमारे साथ में रिवाइज करना। इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन, इसको कहा जाता है बच्चों विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहां तक आराम से इतनी बात हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की। पेपर की दृष्टि से यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करते हैं, कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और वो किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। अब यहां पर जो ये हमारे पास ए है, ये ए जो है वो क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, यानी ये कौन है, ये अधिक क्रियाशील है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और जो ये आपको BC दिख रहा है, इसमें जो B है वो कम क्रियाशील है। ठीक, वो क्या है, कम क्रियाशील है। ठीक, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, मैं B की बात कर रहा हूं। ठीक, कि वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो अब ये जो A है ना, वो क्या बोलेगा B से कि भैया B ऐसा कर दो कि अपना C मुझे दे दो। ठीक, तो ये A जो है वो C के साथ चला जाएगा और जो B होगा वो अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया हम एक उदाहरण लिख देंगे और यही आपके पेपर में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर जो है ना वो बहुत कम क्रियाशील है, किसकी तुलना में, Fe की तुलना में। यहां पर Zn भी लिख सकते हैं, जिंक भी लिख सकते हैं। तो जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। सर ये कैसे याद करेंगे, अभी हम आपको एक टेबल दे देंगे, उसको देख के तुरंत आप जो है बहुत अच्छे से बता पाओगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो Fe जो है जब वो सल्फेट के साथ मिलता है तो फिर क्या बना देता है, FeSO4 बना देता है, और बेचारे कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम आयरन, और इसे कहते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट, इसे कहते हैं हम कॉपर सल्फेट, और इसे कहा जाता है आयरन सल्फेट। मेरी क्लास को आपको 2x पे नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, ये क्लास पहले से ही हमारी क्या है, 2x पे है, राइट। तो यहां तक हमारे बच्चों को आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से टेबल देखते हैं। ये रही हमारी टेबल। अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि भैया यहां पर था हमारा कॉपर, और यहां पर हमारे पास है क्या, यहां पर है Fe। जो चीज ऊपर होगी वो ज्यादा क्रियाशील होगी। ठीक, जैसे Fe ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। अगर इसी तरीके से मैं एक रिएक्शन कराना चाहूं, मैं जो है लिख दूं FeSO4,
और मैं Zn से रिएक्शन कराना चाहूं तो Zn ऊपर है ना और Fe नीचे है। Zn क्या बोलेगा SO4 से कि ऐसा है, मेरे साथ में आ जाओ, ठीक है, आ रही बात समझे, और Fe को अलग कर दो, ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वेरी सिंपल ना। चलिए अब दूसरी अपक्रिया समझते हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर A होगा, यहां पर B होगा, ये C है, ये D है, उसके बाद ये A है और D है, और उसके बाद B है और C है। अब बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ठीक। यहां पर ध्यान से देख लो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, A और B, यहां पर एक धनायन है, दूसरा ऋणायन है। A धनायन है, B ऋणायन है, C धनायन है, D ऋणायन है। तो क्या होगा, ये लोग अपने आयन को ही बदल लेंगे। A जो होगा वो D के साथ चला जाएगा और जो C होगा वो B के साथ में आ जाएगा। समझ गए। फिर उसके बाद देखो, A जो था वो D के साथ चला गया और जो C था वो B के साथ आ गया। सर उदाहरण बता दो, क्योंकि यही तो पेपर में आएगा हमारे। चलो उदाहरण जरा ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आपके पास लिखा हो NaNaNO3, यानी जिसका नाम होता है सोडियम, जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, जिसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब जो है यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है Ag और फिर लिखा हुआ है Cl, जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना बच्चों, ठीक, क्लियर है। अगर Na ना किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और जो Ag है वो NO3 के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, AgNO3 बना देगा। बोलो वेरी सिंपल ना, कितना आसान है भैया। कि यहां पर हमने देखा कि एक ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली कर ले रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चुटकियों में समाप्त होगा चैप्टर, चुटकियों में समाप्त होगा चैप्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की और उष्मा शोषी अभिक्रिया की। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझो। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती हो उसको हम उष्मा क्षेपी कहते हैं। यानी सर जिसमें उष्मा निकलती हो और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम उष्मा क्षेपी, ठीक। और जो उष्मा की मात्रा होगी उसको दाईं ओर हम प्लस चिन्ह लगा करके लिख देंगे। बहुत सिंपल है। जैसे उदाहरण ले देखो, जैसे हमने लिया कार्बन और फिर हमने ऑक्सीजन से क्या करा दी, रिएक्शन, और बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिर हमने देखा कि भैया इसमें कुछ उष्मा भी निकले और फिर जब रिजल्ट चेक किया तो पता चला 94 किलो कैलोरी। सर किलो कैलोरी क्या है, ये उष्मा का मात्रक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। यानी किलो का मतलब 1000, 94,000 कैलोरी, या फिर लिख सकते हो 94 किलो कैलोरी, एक ही बात है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इतनी उष्मा निकलती है, ये हो गई उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सर हमारे सर बोलते थे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती हो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें उष्मा देनी पड़ती हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे एक उदाहरण देखो भाई, जैसे हमने कहा ये कौन है, ये नाइट्रोजन है, ये कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो इससे बन रहा है NO। यार भाई इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। अब क्या हो गया कि भाई 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो। लेकिन देखा गया कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी थी तो भैया उष्मा निकली नहीं। जब तक उष्मा नहीं दिया तब तक रिएक्शन नहीं हो रही थी। यानी इसमें उष्मा देना पड़ रहा है, और जिसमें उष्मा देना पड़ता है उसमें माइनस चिन्ह के साथ में उष्मा उधर लिखी जाती है। रिजल्ट चेक किया गया तो पता चला 45 किलो कैलोरी। रिजल्ट चेक किया गया तो पता चला 45 किलो कैलोरी उष्मा देनी पड़ रही है। यह बात सारे बच्चों को समझ में इतनी आ गई होगी। यानी सर समझ गए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बने लेकिन उष्मा की आवश्यकता और हमें पड़ जाए, ठीक। और जो भी उष्मा होगी उसकी मात्रा को हम दाईं ओर लिख दें, उस तरफ लिख दें। बोलो क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? अब एक काम कर दो, इस वीडियो को जल्दी से सबसे पहले लाइक करके इसको अपने दोस्तों को भी भेज दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई बहुत कम समय में इस चैप्टर को कैसे पूरा किया जाता है। और ज्ञानोदय पे आपको जो भी मिलेगा
परफेक्ट मिलेगा, कितना भी समय लगे लेकिन डिटेल में मिलेगा। चलो आगे देखो बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ा भी रखे हैं, बहुत अच्छे से देखो जरा ध्यान से। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। देखो भाई बहुत अच्छे से समझना, ये जो ऑक्सीकरण अपक्रिया लिखा है ना, इसका दूसरा एक और नाम होता है, बहुत सोच समझ करके एक एक शब्द बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो दूसरा नाम होता है वो होता है उपचयन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी भी एक पदार्थ के साथ, ठीक, और उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाए, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग। या फिर एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हों, उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक। इसी का उल्टा अपचयन होता है, उसको भी समझेंगे। तो भैया सर समझ गए कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु, अणु या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, निकलते हुए दिखाई दें। जैसे उदाहरण हम ध्यान से देखते हैं, जैसे हम देखें तो हमारे पास क्या है, सोडियम है। ये अगर सोडियम के बारे में बात करें तो इसके पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी 11 हो गए टोटल। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर इस प्रकार से निकल जाएगा। या एक और दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं बच्चों, बहुत प्यारी है। जैसे हमने लिखा कार्बन, कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन मिला दें तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बोलो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, हाँ ऑक्सीजन जुड़ा, तो भाई ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। दूसरा देखो, इसी का उल्टा, यानी कि किसी परमाणु, अणु या किसी आयन से इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो जाए, ठीक। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन के पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो माइनस आयन बना लेगा, यानी इसके पास अब 2,8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अब इसके पास 18 हो गए, पहले कितने थे, 17। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, राइट। इतनी बात समझ आ गई। यहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 2,8, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 11 थे, यहाँ 10 ही बचे। एक और उदाहरण देखो, जैसे ये है हमारे पास जिंक ऑक्साइड ZnO। अब क्या हो जाए कि ये टूट जाए, और किस में टूट जाए, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो जाए, कॉपर के साथ हो जाए, सॉरी कार्बन के साथ हो जाए, तो ये कार्बन जो है वो हमारा CO बना ले ऐसे, और Zn जो है वो अलग हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन इसका ऑक्सीजन अलग हो गया, किसके साथ चला गया, कॉपर के, कार्बन के साथ में चला गया। तो यहां पे जो हमारे पास देख रहे हैं हम लोग अपक्रिया, वो अपचयन अपक्रिया है। और जिन बच्चों ने तीसरा चैप्टर पढ़ा है उसने ये अभिक्रिया पढ़ी होगी, जिंक ऑक्साइड का अपचयन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है आपने। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक और अभिक्रिया आती है जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होता हो, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया। समझ गए। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, यानी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही होंगी। चलो जरा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास क्या, जिंक, और ये क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। अब क्या सोचेगा, जिंक सोच रहा है कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दूं और वो इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर ले ले, और फिर उसके बाद मैं सल्फेट के साथ चला जाऊं। अब ये कैसे पता सर चला आपको, सर मैं समझाता हूं। यहां पर जिंक के ऊपर अभी कितना चार्ज है, 0, यानी 0 आवेश है। और जब ये सल्फेट के साथ जा रहा है तो इसके पास कितना यहां पे आवेश है, ये Zn+2 है। अब बताओ Zn से Zn+2 बनेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो होगा। इसका मतलब सर हम समझ गए, इसका मतलब सर हम समझ गए। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अभी कि भैया सिंगल से अगर तुम्हें डबल होता हुआ दिख जाए तो तुम समझ जाना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यहाँ पे। यानी यहां पर मैं देख पा रहा हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। कैसे पता चला सर आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, Zn के ऊपर +2 का चार्ज होता है, इसका मतलब Zn जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। समझ गए। अच्छा आगे देखो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कॉपर, अगर यहां देखें तो कॉपर के पास अभी +2 चार्ज है, और फिर उसके बाद यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉपर के ऊपर हमारे पास 0 चार्ज है, यानी 0 आवेश है। तो अब बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले त्यागे थे,
जब इसको वापस मिल गए ना तभी तो उधर जीरो हुआ ना। इस बात से ये पता चलता है कि जब जब हमारा सिंगल से डबल होगा तो भाई ट्रिक देखो कि अगर अगर यहां सिंगल है डबल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और अगर डबल है और उससे सिंगल हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ठीक, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। बताओ, अब तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी ना। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वहां पर अपचयन होता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑक्सीकरण होता है। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब पेपर में एक सवाल और आता है, ऐसे ही अभिक्रिया दे देते हैं और बोलते हैं कि भैया इसमें आप अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ बता दो। तो इसके लिए एक बहुत प्यारी सी मैं आपके सामने ट्रिक लिख देता हूं, उस चीज को नोट कर लेना। ठीक, बहुत अच्छे से देख लो। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो कहलाता है अपचायक। कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीकारक मत समझना। ठीक, वो कहलाता है अपचायक पदार्थ। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ऐसा ही सवाल पेपर में आएगा, रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो भैया मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए कि कौन इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो कौन कहलाता है, वो अपचायक कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यही तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसका मतलब सर समझ गए कि ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। यहां तक तो आपको आराम से समझ में ये बात आ रही होगी और बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा। तो सर हम ऑक्सीकरण भी समझ गए और साथ में ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ में समझ गए, और ये भी समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको अपचायक बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अपने आसपास देखते हो, क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि भैया लोहा है और लोहे के ऊपर जंग लग गई, या आप देखते हो कि मम्मी की चांदी की पायल है और वो चांदी की पायल काली हो गई, या आप ये देखते हो कि तांबे का बर्तन है उसके ऊपर हरे कलर की परत जम गई। बस इसी को संक्षारण कहा जाता है। और यही सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि भैया संक्षारण किसे कहते हैं। तो फिर से समझ में आ गई बात कि भैया मम्मी की चांदी की पायल काली हो जाए, संक्षारण है। अगर लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लग जाए, इसका मतलब संक्षारण है। और अगर हमारा तांबे का बर्तन है उसके ऊपर हरी परत जम जाए, इसका मतलब सर संक्षारण है। समझ में ये बात आ गई होगी। अब सर हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर संक्षारण अभिक्रिया में क्या होता है। देखो, संक्षारण क्या है, संक्षारण एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अंदर एक अभिक्रिया होती है जिसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो भाई याद रखना, इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी लोहे की वस्तु होती है या जो भी हमारी धातु होती है उसका क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो याद रखना कि जो संक्षारण होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है धातु का ऑक्सीकरण। याद रहेगा, उसमें क्या होता है, धातु का ऑक्सीकरण। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है कि संक्षारण एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम इसको अभिक्रिया बोलेंगे तो क्या होगा। तो संक्षारण में जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। जो लोहे की वस्तु होती है या कोई धातु होती है, जब वो संक्षारित हो जाती है या धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण। मेरी बात समझ में आ गई। इसमें होता क्या है कि जो आसपास की नमी होती है उसके कारण जो वो वस्तु होती है वो खराब हो जाती है। अब मन में बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि भैया कैसे हम इसको बचा सकते हैं संक्षारित होने से, तो भाई देखो, लोहे की वस्तु पे अगर हम पेंट कर दें तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, खराब होने से बच जाएगी। या फिर हम समय समय पे क्या कर दें, पॉलिश करते रहें, तो क्या वो वस्तु खराब होगी, नहीं। जैसे हम दरवाजे के ऊपर पॉलिश वॉलिश कर देते हैं कभी कभी। या फिर सर ऐसे कर दें कि उसको धातु को अगर हम नमी से दूर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर लोहा बहुत ज्यादा संक्षारित होता है तो उसके ऊपर किसी दूसरे धातु की परत जमा दें जो कि कम क्रियाशील हो। तो अब ये बात सारे बच्चों को नोट कर लेना चाहिए कि अगर कोई कम क्रियाशील
धातु है उसकी परत हम किसी अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर चढ़ा दें तो वो संक्षारित नहीं होगी। सिंपल है, आराम से समझ में आ रही बात। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम समझते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। विकृत गंधिता नाम से ही पता चल रहा है, विकृत का अर्थ होता है अजीब, यानी विकृत का अर्थ क्या होता है, अजीब, और गंधिता का मतलब होता है गंध। यानी कि सर विकृत गंधिता का नाम ही पता चल गया कि सर अजीब गंध, ठीक है, अजीब गंध। अब ये अजीब गंध किस में आएगी, जैसे आप देखो, अगर मान लीजिए पापा आपके पनीर लेकर के आए और वो पनीर क्या हुआ, एक बर्तन में आपने रख दिया और फ्रिज में नहीं रखा उसको, और सुबह उठ करके चेक किया तो वो क्या हो गया, पनीर खराब हो गया, उस पर बहुत स्मेल आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, तो बहुत अच्छे से समझो। जो पनीर था उसके अंदर क्या था, दूध से बना हुआ था, वो फैट था उसमें, है ना, उसमें क्या था, फैट था। यानी कि बच्चों अगर हम ध्यान से समझे, कोई खाने वाला पदार्थ है, उसमें वसा होगी, प्रोटीन होगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। सर हम समझ गए कि अगर कोई भी वसा या कोई तेल से बना हुआ पदार्थ है या किसी प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी गंध उत्पन्न हो जाती है। बस सर इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। और जब ये गंध उत्पन्न होती है ना, तो सर अजीब सा स्वाद आता है, और जब अजीब सा स्वाद आता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विकृत गंधिता। और इसके अंदर भी ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, खाने वाले पदार्थों का। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर इस विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो यही सवाल आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर कोई खाने वाला पदार्थ है और उसको हम वायु बंद डिब्बे में रख दें, यानी हम ऑक्सीजन जाने ही ना दें, तो क्या वो खराब होगा, नहीं भाई। यही कारण है कि चिप्स के पैकेट में से हम ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल लेते हैं और हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। वेरी सिंपल ना। आगे बढ़ो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई खाने वाला पदार्थ है, उसके अंदर हम कोई प्रति ऑक्सीकारक मिला दें, जो कि क्या होगा, ऑक्सीकरण क्रिया को नहीं होने देगा, ना के बराबर होगी, तो वो खराब नहीं होगा। ठीक, आगे देखो। अब आलू का चिप्स है, अगर वो आलू का चिप्स या कोई नमकीन है, आलू के चिप्स हैं, जब उसको हम पैक करते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर देते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील है। समझ गए। आगे देखो, एक पॉइंट और है कि जो खाने वाले पदार्थ है ना, उनको हम रख दे किसी फ्रिज में, जिससे क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रख दिया तो आजीवन चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को ये मुझे बताना है कि भाई क्या ये पूरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ये हमारी फर्स्ट जो है पूरे साइंस की पहली ऐसी क्लास है जो हमने पूरे 30 मिनट में समाप्त की है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भाई अब मुझे बताना इस प्रकार से आप कौन सा चैप्टर चाहते हो मेरे से, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही साथ में हम कवर करें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, या क्या चाहते हो, या मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो प्लीज कमेंट करके बताना आज का लेक्चर कैसा लगा है। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।